हरियाणा सरकार का ईवी पर फोकस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों जहां कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें भी एग्रीगेटर पॉलिसी में बदलाव करते हुए एनसीआर क्षेत्र में सिर्फ ईवी और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब एग्रीगेटर को अगर लाइसेंस लेना है तो उसमें ईवी वाहन को प्राथमिकता रहेगी और उसके अलावा सीएनजी को भी हालांकि उसमें रखा गया, लेकिन पेट्रोल डीजल को नहीं। कृषि के लिए ई ट्रैक्टर का इस्तेमाल किसान खेतीबाड़ी में ईवी का इस्तेमाल करें, ई ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। इसके लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, सब्सिडी का ऐलान किया गया है। 45 हॉर्स पावर वाले ई ट्रैक्टर पर 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। इतना ही नहीं, हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निवेशकों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान वैश्विक ईवी निर्माता कंपनी विंडफास्ट के साथ चर्चा की और कंपनी को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, खुद भी ईवी की सवारी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। हालांकि पेट्रोल डीजल की बचत करने के लिए कई तरह के उपाय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जब से पीएम मोदी की तरफ से अपील की गई, लेकिन उसके बाद ईवी को लेकर के कुछ ज्यादा ही सक्रियता हरियाणा सरकार की दिखाई दे रही है। हरियाणा सरकार की पॉलिसी में बदलाव और इस तरह से अलग अलग तरीके से ईवी को प्रोत्साहन देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से भी ई बसों के संचालन पर जोर जो है वो दिया जा रहा है। ये भी फैसला लिया है कि हमारे जो एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंजूरी आज प्रदान की गई है। इसके लिए हरियाणा मोटर व्हीकल नियम 1993 के नियम 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से एनसीआर बेड़े में सिर्फ सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी। आज ये निर्णय किया गया। इससे राज्य के एनसीआर जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। 25 की 25 एसी बसें हो गई, जो माला कैंट से माला सिटी तक इलेक्ट्रिक बसें ये, और 17 हमारे रूट हैं। 17 रूटों से ये सवारी उठाती है और रिकॉर्ड बता रहा है कि भाई ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रही है। हमने जब शुरू करी थी ये 20 साल तो बंद ही रही, यहाँ पे लोकल बस सर्विस थी नहीं। फिर नवंबर में मैंने जब मंत्री बना तो चालू की थी, तब से लेके अब तक 22 लाख यात्रियों को हम उनके स्थानों तक पहुंचा चुके हैं और लगभग 4 करोड़ रुपए का सरकार को प्रॉफिट भी हुआ है। मतलब और भी बसेज अभी आनी है इनके अलावा? नहीं, वैसे अभी हम लॉन्ग रूट के लिए 400 एसी बसें और डाल, एसी बसें 400। मैंने तो जैसे ही मोदी जी ने भाषण दिया, अपने विभाग की मीटिंग बुलवाकर हमने तो फाइल बनाकर भेज दी है मुख्यमंत्री जी के पास कि हरियाणा में ईवी व्हीकल्स को 100% टैक्स रिजम्पशन दी जाए। अब फाइनल फैसला तो कैबिनेट करेगी, कैबिनेट में जब आएगा तब होगा, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने कहा वैसे ही हमने मीटिंग बुला के उसको कर दिया। आज माननीय मंत्री महोदय जी ने जो है आज हमारे इलेक्ट्रिक बेड़े में 10 नई बसों की एडिशन किया है और इससे जो है हमारी जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं हमारी 25 हो गई हैं और इन बसों के आगमन से माला कैंट सिटी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में अब ईवी पर जो सरकार का फोकस है उसका क्या कुछ असर शुरुआती तौर पर देखने को मिल रहा है और कितना क्या कुछ आगे रहने वाला है, कितना ये सही है, कितना जरूरी है। इन मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। रामराजेश शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत रामराजेश शर्मा जी आप ही से कर रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई पेट्रोल डीजल को बचाने को लेकर के, तब बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार नज़र आ रही है कि जितना ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए ईवी वाहनों को, उतना ज़्यादा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या
लोग उसको फॉलो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था पब्लिक से कि आपने कहीं जाना हो, जी, आप सरकार की बसें, ट्रेन, मेट्रो इनका इस्तेमाल करो, निजी वाहन का इस्तेमाल कम से कम करो। और इसी आधार पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काफिला घटा दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय मंत्रियों ने सबने अपना काफिला कम कर दिया है और ई व्हीकल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है और सरकार भी ई व्हीकल ज्यादा खरीद रही है और पब्लिक को भी आह्वान कर रही है, विनम्र आग्रह किया जा रहा है कि आप पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंडेबल ना रहें, उनकी खपत कम करें और ई व्हीकल पर फोकस ज्यादा करें। सरकार सब्सिडी दे रही है और उधर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारी बहन जो व्हीकल खरीदती है, हमारी बहनें, उस पर भी 1% पहले सरकार ने जो गाड़ी खरीदती है उस पर 1% की छूट दे रखी है। और उधर से परिवहन मंत्री तो कह रहे हैं कि ईवी पर 100% टैक्स की छूट हो। इसकी फाइल हमने बना करके मुख्यमंत्री को उसी दिन भेज दी थी जब प्रधानमंत्री ने अपील की। उस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, हालांकि मैं उस पर आऊंगा, उस पर भी बात करेंगे। जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए, ठीक है सर, जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए, लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से पहले भी हालांकि परिवहन के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया जा रहा था, इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता, ईवी को प्राथमिकता देने की बातें लगातार कही जा रही थी, लेकिन अब जो एक तरह से एक तेजी उसमें देखने को मिल रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की पॉलिसीज में बदलाव किए जा रहे हैं, उसका कितना असर होता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, सरकार अगर अपनी इच्छा शक्ति के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ईवी के लिए प्रयास तेज करेगी ना, तो उसके सकारात्मक परिणाम तो निश्चित तौर पर आएंगे। हालांकि सरकार तो पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही थी, लेकिन अब जो पश्चिम एशिया का जो संकट आया है, फ्यूल संकट आया है, और जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आ रहा है और प्रधानमंत्री जी ने अपील कर दी, तो ये देखिए, ये टेम्परेरी उपाय है कि आप ट्रेन में बैठ के दिल्ली चले गए या आपने 1 दिन 2 दिन इलेक्ट्रिक वाहन में यात्रा कर ली या आप साइकिल चलाकर सुखना लेक चले गए। ये फ्रूटफुल नहीं होंगे। फ्रूटफुल ये होंगे कि आप पूरा टोटल रिप्लेसमेंट कर दीजिए। ये जो वाहन पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं, इनको आप रिप्लेस कर दीजिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों से। और सरकार को ये पॉलिसी बनानी है। अभी आपके वो जो परिवहन ऊर्जा मंत्री कह रहे थे कि हमने कैबिनेट को वो दिया है प्रपोजल टैक्स फ्री करने के लिए वाहन, तो उस पर विचार करना चाहिए। अभी क्या है कि आम आदमी इसलिए इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीलर भी इसलिए नहीं खरीद पाता कि उनकी कीमतें बहुत हाई है। वो 1-1 लाख रुपए, 70-80 हजार, 1-1 लाख रुपए के आसपास, 25-30 हजार रुपए की रेंज में अगर अवेलेबल हो और उस पर लोन वगैरह मिले, तो ये आपका फ्यूल बिल बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और चार्जर से सिस्टम होगा, लोग चार्जिंग करेंगे और चलाएंगे। हालांकि अभी भी सरकार ने कुछ छूट दी हुई है। एक जो है 2022 में हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लेकर आई थी, उसके अंदर में 15 लाख से 40 लाख रुपए तक के जो वाहन है उन पर 15% की छूट दी जाती है। वो उससे प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में छूट है, रोड टैक्स में छूट है, 20% रजिस्ट्रेशन में छूट है। तो कई तरह की रियायत है, लेकिन उसको और थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम तो जो है इलेक्ट्रिक वाहन और दूसरे जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हरियाणा को जो है हब बनाएंगे पूरा, मतलब विश्व का अग्रणी वैश्विक हब बनाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वैश्विक हब बनाने की बात कर रहे हैं जी। और उन्होंने एक वैश्विक जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है विनफास्ट, उसके साथ अभी 2 दिन पहले ही उनकी बैठक हुई है जी, उद्योग प्रतिनिधियों के साथ, और उनके साथ बैठक हुई है। उसमें उसके वाहन का मुख्यमंत्री जी ने उसको चलाकर ट्रायल भी दिया। तो ये बहुत तेज करने की जरूरत है। ये 15 साल पुराने वाहन हटाइए, ये हटाइए। दूसरे आप वो जो है बड़ी मुश्किल से कोई वाहन अपनी लाइफ में, अगर ईमानदार आदमी है कोई परिवार में, एक वाहन खरीद पाता है, वो 15 साल बाद ही उसको जो है स्क्रैप में डालने की नौबत आ जाए तो कैसे काम चलेगा।
इससे अच्छा है कि ईवी वाहन रहे तो उसको ना कोई स्टेप पे डालने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ और होगा। ईवी को लेकर के कई तरह की परेशानियां भी हैं, चिंताएं भी हैं, मैं उन पर भी आऊंगा, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन किसानों के लिए भी एक सरकार ने फैसला लिया है कि अगर ई ट्रैक्टर का इस्तेमाल किसान करते हैं और 45 हॉर्स पावर का ई ट्रैक्टर अगर खरीदते हैं तो 5 लाख की सब्सिडी उस पर दी जाएगी। हमारे साथ किसान नेता स्वामींद्र जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। किस तरह से देख रहे हैं सर सरकार के इस फैसले को? ई ट्रैक्टर की खरीद पर 5 लाख रुपए की सब्सिडी का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, क्या किसान ई ट्रैक्टर की तरफ रुख करेंगे? दीपेंद्र जी, नई टेक्नोलॉजी का चलना किसान इससे पीछे नहीं हटते। और विषय ये है कि भारत सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा जो भी पॉलिसी लेके आई जाती है, उस पॉलिसी के अंदर किसान साथ है या मात्र कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ही अंधाधुंध जो है ये कार्य करते हम नजर आ रहे हैं। आज मिडिल ईस्ट का जो अपना तेल का संकट जो उभर कर सामने आया है वो सबको मालूम है। ऐसे में 21 सदी के अंदर हम जो आगे से बढ़ रहे हैं उसमें आप किसान को मात्र सब्सिडी का लालच देकर आप विद्युत यंत्र वाला जो आप ट्रैक्टर देने की बात कर रहे हैं, ईवी जिसकी हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, वो सब्सिडी हमें क्यों दी जाए? पहली बात तो ये है, क्यों ना हमें ट्रैक्टर ही दे दिया जाए, क्योंकि ट्रैक्टर तो हमारे पास पहले है, रिप्लेस सरकार करना चाहती है। अभी आपने देखा है सरकार लगातार सरकार हमारे को सोलर के ऊपर बात कर रही थी कि नलकूप जो हमारे हो, जिसको हम बोरवेल बोलते हैं, वो हमारे सोलर से चलते हो। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर 35 HP से नीचे की मोटर तो रही नहीं। अब ये जो आपके सिंगल फेज के जो सोलर हैं यही फेल हो चुके हैं, घरों में बैठे हैं, किसान उसको यूज ही नहीं कर पा रहे। आपने पॉली हाउस के अंदर में सब्सिडी दी, मुझे बताइए हरियाणा के अंदर कितने किसानों की जो पॉली हाउस है आज स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। 90% से अधिक पॉली हाउस हमारे खराब हो चुके हैं। 80% से ऊपर हमारे सोलर जो पंप है वो बंद हो चुके हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता कुछ नहीं है। बिना R&D के सरकार आगे बढ़ जाती है। ऐसे में किसान तो पहले लूटा पिटा है, MSP हमारे पास नहीं है, भावांतर में हमारे को कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने देखा आलू हमारा पिटा, आपने सरसों हमारी पिटी और चना हमारा पिटा, तमाम ऐसे उत्पाद हैं। यहाँ तक कि आज जो हमारे किसान साथी अपना प्रोग्रेसिव फार्मिंग करते हैं, हनी बी का काम करते हैं या फिर अपना दूसरा क्या बोलते हैं मुर्गी पालन का काम करते हैं, गोट फार्मिंग का काम करते हैं, तमाम किसान जो आज लॉस में जा रहे हैं क्योंकि वैश्विक जो आज स्थिति चल रही है विश्व के अंदर उठा पटक की, उसके अंदर भारत सरकार की कोई तैयारी ही नहीं है। रेट के तेलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये भी होनी चाहिए, हम भी मना नहीं करते, पर जो हमने ट्रैक्टर लिया उसका क्या करेंगे? 10% ब्याज पे ट्रैक्टर लिया हुआ हमने, कार 7.5% पे है, ट्रैक्टर 10% ब्याज पे है। आप बताइए किसान को तो दोहरी लूटे जा रहा है। और दूसरी कार की पॉलिसी नहीं, स्वामींद्र जी यहाँ पर ठीक है, आपकी जो समस्याएं हैं किसानों को लेकर के जो परेशानियां हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी किसान को नया ट्रैक्टर खरीदना है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या किसानों का प्रभाव, किसानों का जो रुझान है वो ई ट्रैक्टर की तरफ देखने को मिल सकता है? जिस तरह के दावे ई ट्रैक्टर्स को लेकर के भी किए जा रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं, अगर पानी में भी आप चलाते हैं या लोड की अगर बात है तो उसको लेकर के, या लंबे समय तक चलाने की बात है खेत में, ज़्यादा बड़े खेतों के लिए फिर भी अभी एक संशय की स्थिति है कि बड़े खेतों में नहीं, लेकिन कम से कम छोटे किसान ई ट्रैक्टर को लेकर के अपनी काफी बचत कर सकते हैं। कम से कम 4 गुना की बचत, वो फ्यूल 4 से 6 गुना तक की बचत फ्यूल के मामले में कर सकते हैं। जितेंद्र जी, दुनिया की सिविलाइजेशन जो है वो किसानों से आधारित है। पूरे विश्व की जो सिविलाइजेशन है किसानों से शुरू हुई है। और 21 सदी के अंदर अगर हम अपनी खेती के लिए ईवी में आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। पर सरकार की तैयारी क्या है? मात्र हमें कर्जे में डुबोना। आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? आप किसानों की क्यों नहीं करते? आपने पोल्यूशन कंट्रोल करना है, देश में तेल की जो अपनी खर्च है, विदेशी मुद्रा जो हमारी खराब हो रही है उसको बचाना है। अब हमारा बढ़ रहा है विदेशी बाजार में, उसको रोकना है। तो अब किसान को गिफ्ट क्यों नहीं कर देते? पर नहीं करेंगे। किसान को आप लुभा कर, फंसा कर, कुछ कंपनियों को फायदा बचाने के लिए अभी 15 साल का जो आप लोगों ने NGT का जो लगा रखा है प्रावधान कि आपने 15 साल का ट्रैक्टर आपका फेल हो जाएगा या जो आम आदमी की गाड़ी खत्म हो जाएगी, वो कहाँ से पैसा लेके आएगा बार बार? मैं ये कहना चाहता हूँ, विदेशों अमेरिका जैसा राष्ट्र, वहाँ पे आज भी 1935 कारें चलती है। तमाम जो विदेशों के हम उदाहरण देते हैं, अमेरिका का देते हैं, कनाडा का देते हैं, यूरोप का देते हैं, वहाँ पुरानी गाड़ी आज भी चल रही है। सिर्फ भारत में ही क्यों ऐसा प्रयोग किया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के सिवा इसके अंदर
और कोई बात हमें दूर दूर तक। ठीक है रामराज शर्मा जी, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, ठीक है, एक बार के लिए अच्छा भी लगता है कि ईवी अगर होंगी तो प्रदेश में एनसीआर के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की जो समस्या बार बार पनपती है उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही माना जाता है कि वाहनों का और उद्योगों का ही उत्सर्जन होता है, उसी की वजह से ज़्यादा वायु प्रदूषित होती है। लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है, ये भी एक शंका लोगों के मन में जाहिर होती है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या कुछ विशेष कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो कहीं इस तरह से प्रोत्साहन ज़्यादा नहीं दे रहे हैं आप लोग? देखो, एक किसान नेता की बात मैं ध्यान से सुन रहा था, पहले भी मैंने एक दो बार मेरे साथ टीवी डिबेट में आई, ये हमेशा नेगेटिव बात करे, आज तक इन्होंने पॉजिटिव बात एक भी नहीं करी। ये क्यों नहीं बताते कि सोलर सिस्टम है जो किसानों के फायदे के लिए हमने सब्सिडी पर दे रखा है, हर किसान के खेत में सोलर सिस्टम लगाने का प्रावधान है, वो भी सब्सिडी पे, और सस्ते भाव में हम किसान को बिजली देते हैं, बिल्कुल जीरो के मान के चलो, बहुत सस्ते भाव में, और ट्रैक्टर खरीदने के लिए 5 लाख तक की सब्सिडी हम दे रहे हैं, और सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, 24 से 48 घंटे में उसका पैसा उसके खाते में चला जाता है। आज किसान मजदूर का बेटा जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा क्लास 1 अफसर लग रहा है बिना खर्ची बना पर्ची के। आज हमारी रामराज शर्मा जी, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की रामराज शर्मा जी, उम्मीद करूंगा कि ईवी का इलेक्ट्रिक व्हीकल का विषय है, उसी पर आप रहें। नहीं, इन्होंने किसानों की बात करी, हाँ, मैं उसी की बात की, उसी किसानों के लिए जो इन्होंने किए हो, ये किसान नेता लोग आ जाते हैं, आपको देना पड़ेगा। अरे सरकार अच्छा काम करे, उसकी बधाई भी तो करो। हमारा मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, खुद भी किसान नहीं कराती है। अरे रामराज शर्मा जी, इसमें भड़कने की या इस तरह से कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, कोई गुंजाइश है। मुझे अच्छा काम करिए किसानों के लिए। ठीक, आपको ये पता है हमारे मुख्यमंत्री जी, वो रामराज शर्मा जी आप कह ही चुके हैं ना शुरुआत में क्या क्या काम आपकी सरकार कर रही है। रामराज शर्मा जी, ईवी को लेकर के चिंताएं भी तो हैं। अब कोई आदमी, कोई किसान, कोई भी नॉर्मल आदमी भी अगर अपना टू व्हीलर भी खरीदता है, अगर कोई बाइक स्कूटी भी खरीदता है, तो उसमें भी लाख सवा लाख रुपए तक का अगर खर्चा कोई करता है, और वो अगर कामयाब नहीं होती है चीज, तो उसको लेकर के चिंता तो होगी ना सर। ईवी पिछले काफी समय से प्रचलन में है, लोगों ने खरीदी भी है, इस्तेमाल भी की है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उसमें चार्जिंग में बहुत लंबा समय लगता है। उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने आपने चार्जिंग पॉइंट्स बनाए हैं, चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, जिस तरह से आपने पॉलिसी में तो बदलाव कर दिया है कि ईवी पर आप रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, चार्जिंग स्टेशन भी बनाए हैं सरकार ने, भाई पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, भाई प्रदूषण ना फैले, इसके लिए एनसीआर में आदेश भी जारी करे हैं। जो ये जो टूरिस्ट गाड़ियां हैं, ये सारी आदेश जारी कर दिया है, कोई डीजल पेट्रोल की नहीं होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वो सारी गाड़ियां इससे चलेंगी, सीएनजी से चलेंगी, और ई व्हीकल में कन्वर्ट होंगी आगे, और सरकार उन पर सब्सिडी दे रही है। और जहां तक बात है, मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव कभी नहीं होता, आदमी ने अपनी सोच बदलनी चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है सर, मैं यहाँ पर जो वाजिब समस्याएं हैं उसको लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। जादौन साहब, ठीक है सर, जादौन साहब, जिस तरह की कुछ चिंताएं हैं, ठीक है, विरोधी आरोप लगा सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए या कुछ विशेष कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए हों, लेकिन जादौन साहब, समस्या यहाँ पर ये भी तो है ना, एक तरफ हम वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं, ईवी को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो है क्या? उसको लेकर के जो चिंताएं लोगों की होती हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले लोगों की बात करें या फिर अगर कोई अपने परिवार के लिए भी अगर वाहन लेता है, तो चार्जिंग का तो सबसे बड़ा इशू है। घर पर चार्जिंग करने में तो कई घंटे लगते हैं, और अगर चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो वो चार्जिंग पॉइंट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है उस स्थिति में कि सिर्फ ईवी का इस्तेमाल किया जा सके। नहीं, वो तो उसके साथ साथ ही डेवलप करना पड़ेगा जी। अभी जितना भी चल रहा है तो उतना डेवलप किया हुआ है, कई जगह चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं, चंडीगढ़ में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, कई जगह बने हुए हैं। चंडीगढ़ में दिल्ली में कुछ जगह पर है,
चंडीगढ़ में और दिल्ली में तो कुछ जगहों पर हैं, लेकिन अगर किसी को लंबा सफर करना है तो 200 से 250 किलोमीटर तक की रेंज मैक्सिमम वाहनों की है। 100 से 250-300 तक के लेकर के रेंज है। कुछ वाहनों में 450 किलोमीटर तक की भी रेंज बताई जा रही है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज कम है उसको लेकर के कहीं ना कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जिस तरह से पेट्रोल पंप पर 2 मिनट में पेट्रोल भरवाया जा सकता है, वैसे ही इस तरह के चार्जिंग पॉइंट हो। गुड़गांव में है जादौन साहब, हाँ, तो इतना डेवलपमेंट होगा ना जी, जैसे जैसे जरूरत होगी। मान लो गाड़ी आई थी उस समय पेट्रोल पंप कहाँ सब जगह थे, धीरे धीरे खोले पेट्रोल पंप भी, तो फिर जो है उस समय भी ये आशंका कि हम तो गाड़ी लेके चल देंगे 500 किलोमीटर पर हमें पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, ये कोई तर्क नहीं है। ये तो ये है कि चार्जिंग स्टेशन डेवलप हो जाएंगे। जैसे जैसे वाहन बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है उनकी जरूरतें बढ़ेंगी, वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी और ये भी रोजगार मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। जब आपको गाड़ी को, अभी तो सर्विस सेंटर बने हुए हैं, पेट्रोल पंप पर गाड़ी की धुलाई होती है, रिपेयरिंग होती है, उसकी पूरी सर्विसिंग होती है, सब कुछ होता है, या उसके कई एसेसरीज लगाई जाती है, तो वो सारी चीजें वो तो सब डेवलप हो जाती है। उसके साथ साथ डेवलप हो जाएंगे, फिर ये पेट्रोल पंप गायब हो जाएंगे, उसकी जगह चार्जिंग स्टेशन ले लेंगे और पेट्रोल पंप तो बहुत एक्सेप्शनल रह जाएंगे। कहीं कोई ऐसी जरूरतें हो किसी को विशेष तो उसमें उपयोग के लिए, तो वहाँ की जितेंद्र जी जरूरत होती है। मैं बात रखना चाहूंगा। जी स्वामेंद्र जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, आखिरी कमेंट आप ही से लूंगा। एक बार जादौन साहब की बात पूरी हो जाए। जी हाँ, तो ये जो है चार्जिंग स्टेशन गाड़ियों के उपयोग के साथ साथ डेवलप होंगे। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो ऐसा है क्या कि उसकी मशीनरी नहीं मिलेगी। देखिए, ये सोचना गलत है कि मल्टीनेशनल कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी तो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ क्या नहीं हो रहा है। मारुति मल्टीनेशनल कंपनी है, वो जापानी कंपनी। आपका दोष हटाओ यहाँ से, तो हटाओ क्या, वो भी बना रहे हैं, देशी कंपनियां भी बना रही है, महिंद्रा भी बना रहा है और भी दूसरी कंपनियां बना रही हैं। आप इम्पोर्ट भी कर रहे हो कारों को। बिल्कुल, आप जो है दुनिया भर की, इटली की और अमेरिका की और जनरल मोटर्स की जो है, या वो जापान की कंपनियां, कारों में तो जापानी आगे था सबसे ज्यादा, अमेरिका तो फिर भी पीछे था। तो ये सब ऐसा वो करना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे अगर मल्टीनेशनल कंपनी बनाएगी तो देशी कंपनियां भी बनाना सीखेंगी, वो भी शुरू करेंगी, बना भी रही हैं, स्वदेशी कंपनियां बना रही हैं, ऐसी बात नहीं है। बस वो अब ऐसा है कि डिमांड अगर इतनी है तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, पर ईयर यूनिट ज्यादा चाहिए, तो यूनिट बढ़ाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं कि दूसरों को भी इन फास्ट के साथ आपने बातचीत की है। ठीक है स्वामेंद्र जी, आखिरी कमेंट सर, किसानों की तरफ से क्या किसान इस ई ट्रैक्टर को लेकर के उतना उत्साहित हैं जितना होना चाहिए? देखिए, नई टेक्नोलॉजी को लेके सभी वर्ग के लोग उत्साहित होते हैं, किसान हो या आम आदमी भारत का हो, दुनिया कोई व्यक्ति हो। विषय ये नहीं, विषय ये आ रहा है हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर क्या गाँव के अंदर बिजली का होना संभव होता है? नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से सरकार खुद बिजली को बंद कर देती है। ऐसे में जो गांव के अंदर 15-15 दिन 20 दिन बिजली नहीं आएगी तो अपनी ईवी ट्रैक्टर किसान सर अब तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि 15-15-20 दिन कहीं बिजली नहीं आ रही, कोई वैसे ही कोई टेक्निकल फॉल्ट है? सारे झूठ बोल रहा है, झूठ है। अरे एक बताओ, आप सत्य के अकेले उपासक हैं क्या? हम सत्य नहीं बोल सकते क्या? रामराज जी ऐसा नहीं बोला, रामराज शर्मा जी, यहाँ देश और प्रदेश के लोग बेवकूफ तो है नहीं, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो सबको समझ आ जाता है। ऐसी बात नहीं है सर। व्यवहारिक कुछ आप उनको आखिरी कमेंट के लिए मैंने उनको मौका दिया, उनको एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए जी। तो ये तमाम ऐसी समस्या हैं जो किसान को भी सामने 2-4 हो सकती है, आम आदमी 2-4 हो सकते हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामेंद्र जी और राजेंद्र जादौन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। रामराज शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ